नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मार्केट अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे साहब बाजार के बारे में और थोड़ा सा समझेंगे रिलायंस के बारे में। यानी कि रिलायंस का स्टॉक जो गिर रहा है लगातार, और अभी यानी कि कल ही मैक्वेरी ने साहब रिलायंस का जो आउटलुक है वो निगेटिव किया, उसके प्राइस को घटा दिया। यानी कि जो उसका प्राइस है वो 35% घटा दिया, करंट मार्केट प्राइस से 35%, यानी कि 1350 का लेवल दे दिया साहब मैक्वेरी ने रिलायंस को। तो रिलायंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे बाजार को, क्योंकि बाजार में कल राहत पैकेज आया और साहब बड़े उत्साहित थे लोग बाग कि बाजार बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन साहब बाजार गिर गया। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आज बाजार में क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं छोटा सा एक किस्सा आपको बताता हूं आज कि क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिलायंस पे एजीएम पे एक वीडियो डाली थी और उसी वीडियो को देख के मेरे पास एक सर आते हैं। वो कहते हैं सर मेरा ये पोर्टफोलियो है और इस पोर्टफोलियो में मुझे ऐसे ऐसे नुकसान हो रहा है। 6 लाख के करीब आसपास उनका पोर्टफोलियो था। उनका नाम और पोर्टफोलियो में चाहता तो आपको बता देता, लेकिन किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं नहीं चाहता यहाँ से लीक हो। ठीक है, एसके सिंह उनका नाम है। आप आइए कभी, अगर आपको मैं बैंक क्लाइंट अगर आप हैं तो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं कि किस किस तरह होते हैं, किस तरह मैं पोर्टफोलियो आप लोगों को शो करता हूं, अपने भी और औरों के भी। तो दोस्तों वो मेरे पे आए और उन्होंने कहा सर मेरा ये पोर्टफोलियो है। अभी कुछ दिन पहले मैंने काफ़ी सारे स्टॉक बाय किए थे, रिलायंस उसमें से भी एक था। लगभग 6 लाख करोड़, मेरे ख्याल से 6 लाख के आसपास दोस्तों उनका पोर्टफोलियो का मेरे ख्याल से टोटल अमाउंट बैठ रहा था। और वो जो घट के अब रह गया था मेरे ख्याल से 375 के आसपास या 4 के आसपास, क्योंकि सब रेट उन्होंने ऊपर के रेट पे खरीदा हुआ था। आज साहब सब रेट नीचे है। रिलायंस उन्होंने मेरे ख्याल से 2250 के आसपास लिया हुआ है, वो साहब नीचे। मेन चीज़ मुझे ये जो आपको किस्सा बता रहा हूँ वो रिलायंस को लेकर ही बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं। देखो दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में एक आकर्षण पैदा किया जाता है कि ये भी ले लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 16,000 आएगा, 17,000 आएगा 16, 17 भी आएगा, 30 भी आएगा निफ्टी। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक गिरावट होनी लाजमी है, एक गिरावट होनी लाजमी है। और उसी गिरावट को मैं देख के आपको कोई नई बाइंग नहीं करा रहा। बहुत से यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियोज़ में देखता हूँ, कहते हैं सर ये स्टॉक ले लो, यहाँ से डबल ट्रिबल, यानी कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे। और जब मैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखता हूँ, मैंने कहा चलो देखें भाई, अगर इस वीडियो में इतनी खास बता रहे हैं इस कंपनी को, इतनी इसकी बड़ाई की जा रही है, तो थोड़ा हमें भी इसके फंडामेंटल चेक करने चाहिए। तो जहाँ वो रेट बताते हैं, यानी कि जो वीडियो देखी है मैंने, वो वीडियो कम से कम 1-2 साल पुरानी होती है, और साहब आज अगर मैं उसके रेट देखूँ तो वही होते हैं। ये कहानी होती है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर का ये कर्तव्य होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि जितने भी आपके क्लाइंट आपसे जुड़े हैं वो एक आस पे जुड़ते हैं आपके साथ कि हमें कुछ प्रॉफिट या हम कुछ कमा सकें। अब उनको लॉस हो जाए और आप ये कह दो नहीं यार मार्केट ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये एक एक्सक्यूज वर्ड पॉसिबल नहीं है। अगर आपके साथ वो बंदा जुड़ा हुआ है, कोई क्लाइंट आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पैसे कमा के दो। मैं क्यों नहीं कहता आपसे बाय करो, क्यों आज मैंने आपको मना कर दिया कि बाय मत करो, चुपचाप बैठे रहो, बाजार में गिरावट होगी। इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? हमेशा रहता हूं, आपने देखा ही होगा कि हमेशा मैं बाजार के बारे में आपको, मेरे ख्याल से अगर साहब 2, 4 या 10% ही मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, तो मेरे ख्याल से 60-70% का जो मेरा रेशियो है सक्सेस का, वो आप निफ्टी इंडेक्स के अंदर देखते ही होंगे। आज भी यही हुआ, मैंने कहा था भैया निफ्टी बाजार गिरेगा और आपने बाजार का हाल देख लिया। आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि सर अब क्या करें। अब मैं कहता हूं भाई अब मैं बताओ आपको क्या बता, सवाल आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं, आप क्या करूं? मैं आपसे कहूं निकल जाओ, आपको लॉस हो रहा है। मैं आपसे कहूं अपना पोर्टफोलियो बेच दो, मैं आपको लॉस हो रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं एवरेज हूं तो आपको ये नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि यहां से ये स्टॉक और नहीं गिरेंगे। तो बड़ी दुविधा में है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी कोई नया निवेश करें, काफ़ी सोच समझ के निवेश करें। ये आप लोगों की बहुत मेहनत की कमाई होती है और इसको ऐसे ही नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे ही नहीं लुटाना चाहिए। बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत इस बाजार में आपको काम करना चाहिए।
फिर साहब मैंने उनका पोर्टफोलियो रख लिया है। खैर देखते हैं कल आज उसमें थोड़ी सी मैं समझने की कोशिश करूंगा कि कहां कहां से उनको निकाला जाए और कहां कहां उनको एंट्री ली जाए। ग्रोथ स्टोरी कोई स्टॉक में हो तो चलो कुछ समझ में आती है। बजाज फाइनेंस का साहब स्टॉक 5000 के आसपास लिया हुआ। कंडीशन फाइनेंस सेक्टर की आप देख ही रहे हो, आने वाले समय में इस पे और दबाव हो सकता है। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें और फिलहाल अभी के दौर में मार्केट से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। मैं बहुत दिनों से नहीं, आज से नहीं, बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि बाजार से थोड़ी दूरी बना के रखो, थोड़ी दूरी बना के रखो मेरे भाई। अगर आपने पैसा बचा लिया, यही अपना एक प्रॉफिट समझ लेना। बाजार में पैसा बचाना भी एक तरीके का प्रॉफिट होता है। नहीं तो यहां किसी भी लेवल पे पैसा लगा देना आप, ऑप्शंस में खास तौर पे, ट्रेडिंग में खास तौर पे, तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। इन्वेस्टमेंट तो चलो आपके पास, आपने पैसा लगाया, आपके पास स्टॉक आ गया, आप आज नहीं तो कल उसे बेच दोगे जब वो बढ़ जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग का क्या, वो तो एक्सपायर होना है सौदा। लेकिन स्टॉक भी दोस्तों वही जो ग्रोथ स्टोरी हो, जो सस्ते हो, जो मेरा क्राइटेरिया होता है चुनने का स्टॉक, वो आपको पता ही है। हर स्टॉक साहब धूम मचाए हुए है आज के बाजार में। और लैब क्या कहने साहब, 20% का सर्किट देखिए, आप खुद देखिए, इनके पीछे ग्रोथ स्टोरी है। ये अगर साहब बढ़ने का पोटेंशियल तो इन पे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर गिरावट होगी ना तो बहुत कम गिरेंगे दोस्तों मेरे स्टॉक। आपको लॉस को पता ही नहीं चलेगा। मजगून कहां गिर रहा है, जीआरएससी जो रेंज आपको बता रखी है कहां गिर रहा है। तो उनके पीछे ग्रोथ स्टोरी रखिए। मुझे भी अच्छे लगते हैं रिलायंस, एचडीएफसी मुझे भी अच्छा लगता है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन इस रेट पे अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारूंगा मैं, तो ऐसा तो मैं हूं नहीं भाई। और सोच समझ के निवेश करता हूं, बहुत सटीक तरीके से निवेश करता हूं। स्टॉक वो चुन के लाता हूं जहां पर होती है ग्रोथ, वो आपके लिए। सारे स्टॉक देख लीजिए, सब धूम मचाए हुए, अच्छा रिटर्न ले लिया हम लोगों ने, अब आराम से बैठे हुए। कुछ एक स्टॉक है पड़े हुए, बाजार गिरेगा उन पे कोई असर होगा नहीं। बाजार तो आज भी गिरा, अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक मैंने आपको दिलाए थे क्या वो गिरे, ये देख लेना। और जो मेरे पास पोर्टफोलियो लेके आए थे उनके हालत देख लीजिए आप। रिलायंस क्या कहने साहब, आज के थंबनेल में दोस्तों मैंने एक बात बताई है आपको कि अगर रिलायंस, मैक्वेरी क्या कह रही है, मैक्वेरी एक रेटिंग एजेंसी है, वो कहती है कि रिलायंस 1350 आएगा साहब एक साल के अंदर, यानी 35% गिर सकता है रिलायंस का दाम, भाव, रेट 35%। ये मैक्वेरी का कहना है, मेरा नहीं है, मैक्वेरी का कहना है। बगल में ग्राफ चलेंगे, वो सारी चीजें देखते रहना। मैक्वेरी कहती है साहब 35% रिलायंस का शेयर का प्राइस भाव गिर सकता है यहां से। 35% जिसका निफ्टी में वेटेज साहब 10% से ऊपर है। 35% अगर निफ्टी के वेटेज वाला शेयर गिरता है जिसका वेटेज 10 है, तो आप सोचिए बाजार की हालत क्या होगी। आप ये सोच के देखिए, कल्पना करके भी साहब आप सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है बाजार में। 35%, 35 नहीं तो 30 मानिए यार, 30 नहीं तो 20, अरे कुछ तो गिरेगा। हालात ही ऐसे बन रहे हैं भाई। रिलायंस ने तो शो कर ही दिया, एजीएम के बाद इतनी घोषणाएं की थी साहब, जो हमारे मेरे ख्याल से एजीएम में नहीं, मेरे ख्याल से उनसे पहले भी काफी घोषणाएं मुकेश अंबानी जी ने की हुई हैं। और एजीएम में भी उन्होंने 75,000 करोड़ के आसपास का मेरे ख्याल से कोई प्लांट ग्रीन एनर्जी में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर की दिक्कत हो जाएगी। यही मैक्वेरी ने पॉइंट दोस्तों उठाए हैं कि आने वाले समय में अब मैक्वेरी जो है वो टारगेट कम क्यों कर रहा है। मैक्वेरी टारगेट कम कर रहा है 3 पॉइंट के हिसाब से, वो भी समझेंगे। देखिए मैक्वेरी का कहना है कि आने वाले समय में जो रिलायंस साहब इतने खर्चे करेगा, 75,000 करोड़ रुपए वहां लगाएगा ग्रीन एनर्जी में, साहब वो कैश फ्लो कहां से होगा जनरेट। अभी भी दिक्कत परेशानी चल रही है। माना इसके पास जियो है, लेकिन जियो नेक्स्ट का जो ये प्रचार करने पे तुले हुए हैं, यानी कि फाइबर के द्वारा जो ये सस्ते प्लान ला रहे हैं, इससे इसका आरपू गिर सकता है 138 से 83। जो अरमाको के साथ डील हुई थी 7500 करोड़ के आसपास की, वो साहब कम हो सकती है इस वैल्यूएशन। क्योंकि उस समय दोस्तों जब ये डील हुई थी आज से 2-1 साल पहले, उस समय कोरोना नहीं था और साहब जो ऑयल के दाम थे, यानी क्रूड ऑयल के दाम थे, वो अच्छे खासे थे।
अब तो क्रूड ऑयल भी सब निगेटिव हो चुका था कोरोना काल में, अब भी 70 के आसपास चल रहा है। तो उस समय उसकी वैल्यूएशन भी कम हो सकती है जो अरमाको के साथ उसने डील करी है। कैश फ्लो, इतना सारा पैसा, और 15 साल से स्थिति ऐसी हो रही कि रिलायंस अपने कैश फ्लो को मेंटेन या जनरेट नहीं कर पाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैक्वेरी का कहना है। देखिए बगल में ग्राफ, सारी चीजें बिल्कुल अंडरलाइन, बिल्कुल साफ अंडरलाइन करके चली हुई हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मैक्वेरी ने इसके टारगेट कम किए हैं, ये 3-4 पॉइंट मैक्वेरी ने बताए हैं। और साहब रिलायंस भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। देखिए रिलायंस को भी लग रहा है कि हाँ आने वाले भविष्य में दिक्कत परेशानी हो सकती है, दिक्कत परेशानी हो सकती है। अरमाको के साथ डील आगे बढ़ाई जा रही है। एक कंपनी और है एडनॉक, इसके साथ साथ जॉइंट वेंचर हुआ था आज से 1.5 साल पहले, जो मेरे ख्याल से एक एथिलीन डाइक्लोराइड्स बनाएगी। ये चीज़ पीवीसी पाइप में यूज़ होती है, ये केमिकल पीवीसी पाइप में यूज़ होता है। देखो केमिकल में ना चाइना का बड़ा रोल था पहले, अब धीरे धीरे ये जो हमारी इंडियन कंपनी है ये केमिकल की अपनी यूनिट यहीं स्थापित करना चाह रही है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, चाइना नहीं, बड़ी दूसरी देशों की कंपनियों के साथ डील कर रही हैं। जैसे अभी रिलायंस ने एडनॉक के साथ डील करी, जो साहब ये एथिलीन डाइक्लोराइड्स बनाएगी। केमिकल के अजीब नाम होते हैं जो पीवीसी में यूज़ होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है रिलायंस का। ग्रीन मेरे ख्याल से एनर्जी में जा रही है। आने वाले समय में आप टेलीकॉम के, जियो के, आप देखेंगे कि जियो के जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी मान लिया वो लुभावने प्लान लाके आरपू कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य में तो वो बढ़ेगा। तेल, ऑयल एंड जो केमिकल की डिमांड अब कम है, वो आने वाले समय में जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी वो बढ़ सकती है। तो आउटलुक तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आज आपने 2200 पे रिलायंस को लिया तो कल ये 3000 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2200 पे लिया है तो क्या पता ये 1500 पे आ जाए, क्या पता ये 1700 आ जाए, क्या पता 1850 जो हमारा टारगेट है वहां आ जाए। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी गिरावट बहुत जरूरी है। बाजार वी शेप रिकवरी के द्वारा भागा गया है, ऐसे गिरा था और ऐसे ही सीधा भाग गया, कोई गिरावट इसमें नहीं हुई। गिरावट हुई वो 10,000 के लेवल तक ही हुई। तो एक गिरावट की करी जा रही है उम्मीद, जिसका हमें भी है इंतजार। रिलायंस का वेटेज निफ्टी में इतना है दमदार, तो आप सोचिए अगर मैक्वेरी कहती है कि 35% रिलायंस का भाव गिरेगा तो बाजार का क्या हाल होगा। ये समझिए मेरे जनाब, आप लोग ये समझिए कि बाजार का क्या हाल हो सकता है। इसलिए लिमिट में बाय करिए, लिमिट में। कोई नहीं कह, कोई आपको ये कह दे कि ले लो, आपने ले लिया, जरा सोच समझ के फंडामेंटल, टेक्निकल, ग्रोथ स्टोरी वगैरह कोशिश करिए उसकी जानने की, तब उस स्टॉक में एंट्री करिए। और अभी इस लेवल पे दोस्तों एंट्री करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। एंट्री अगर आपको करनी है तो स्टॉक जो मैंने आपको बता रखे हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े। बाजार का हाल समझिए साहब। रिलायंस को आपको समझ में आ गया कि रिलायंस में अभी कोई बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको रुकना है। वैसे मैक्वेरी ने जो कहा है वो इतनी जल्दी से रिलायंस में असर नहीं होगा, क्योंकि पोजीशनें शॉर्ट बननी शुरू हो जाती हैं, शॉर्ट। इसीलिए दोस्तों आज आपने देखा होगा कि बाजार गिरा लेकिन रिलायंस नहीं गिरा, क्योंकि शॉर्ट बन चुके थे मैक्वेरी के कारण। बहुत सारी कारण होते हैं। कल या परसों या 2-3 दिन बाद रिलायंस आना नीचे ही है, थोड़ा गिरेगा तो चढ़ के। थोड़ा बाजार के बारे में भी देख लें। वैसे एक बात बताऊं आपको, रिलायंस का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, अच्छी कंपनी है। मैं भी इसको नजरें गड़ा के बैठा हूं यूं करके। 1850 आए तो साहब मैं लपकूं, 1850 आए तो मैं लपकूं, थोड़ा सा तो गिरे, थोड़ा सा गिरे साहब। रेट अगर अच्छे मिल जाए ना दोस्तों तो साहब क्या कहने, फिर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाजार की कहानी सुनिए साहब। कल स्टिमुलस पैकेज, राहत पैकेज आया है निर्मला सीतारमण के, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बहुत सारी घोषणाएं की हैं टूरिज्म को लेकर, टूरिस्ट गाइड को लेकर। वो मैंने आपको डिजिटल नोट्स और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बहुत कुछ बताया है, अपनी क्लासेस में भी बहुत कुछ बताया है उस मेरे ख्याल से राहत पैकेज के बारे में। यहाँ डिस्कस करना मेरे ख्याल से समय की बर्बादी होगी। बाकी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन और टेलीग्राम में आप मेरे से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी दोस्तों मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालता हूँ, वहाँ भी जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, उसमें भी फॉलो करिए।
देखिए, आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें हर जगह से लेने की कोशिश करिए, तब जाके बाजार में निवेश करिए। तो टेलीग्राम पे जुड़िए। तो साहब, इस स्टूमल पैकेज यानी कि मैं बता रहा था आपको कि जोश नहीं भर पाया बाजार के अंदर, जोश नहीं भर पाया। क्यों भर पाएगा यार जोश? बाजार ने इतनी रैली कर दी मेरे भाई, ये सारी चीजें डिस्काउंट है, सब डिस्काउंट है। उन्होंने ये भी, बाजार ने ये भी सोच रखा था कि अगर कोई स्टूमल पैकेज आएगा तो मुझे और नहीं जाना है ऊपर, मुझे तो बाकायदा नीचे आना है। स्टूमल पैकेज का तो एफआईआई को भी पता होगा, वो भी जानते होंगे कि बाजार में क्या होने वाला है। स्टूमल पैकेज कल आया 3 बजे के आसपास, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चलो 20 मिनट तो खरीदारी करने के मिले, लेकिन क्यों साहब बेच के चले गए एफआईआई माल। उन्हें पता है सब कुछ, बाजार टॉप पे है, पब्लिक दीवानी होगी, खरीदेगी। साहब क्यों ना ये समय है, बेच के निकल लो। और वही कर रहे हैं वो साहब, गलती नहीं कर रहे हैं वो, बिल्कुल सही रणनीति। जब पब्लिक क्रेजी हो जाए, दीवानी हो जाए, पागल हो जाए, खरीद लो, वो समय होता है माल बेचने का, जैसे मैंने आज किया। एफआईआई का डीआईएस का डाटा सुनिए, 1658 करोड़ का साहब माल बेच दिया, 1277 करोड़ की डीआईएस ने खरीदारी कर ली। ओवरऑल साहब बिकवाली हुई 381 करोड़ की, बहुत छोटी बिकवाली में बाजार साहब कल ज़्यादा नहीं गिरा था, जिसका आज आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। मैंने आपको बता दिया था, स्टूमल पैकेज, ये राहत पैकेज जब भी आते हैं, कंपनी का कोई रिजल्ट आता है, कंपनी पब्लिक यही सोच के बाय करती है कि सब कुछ अच्छा होएगा, यहाँ से स्टॉक ऊपर भागेगा। जैसे रिलायंस की एजीएम में पब्लिक ने दबा के खरीद लिया, और क्या हुआ साहब रिलायंस का हाल, मारा देखिए ऑपरेटर ने नीचे पब्लिक को। और यही हाल स्टूमल पैकेज में हुआ। भाई निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर को सब चीज़ दिख रही है, इकोनॉमिक की आगे कंडीशन क्या होगी, इसलिए तो राहत पैकेज लाए जा रहे हैं, बचाया जा रहा है। कंडीशन बहुत खराब है। मैंने डाटा के द्वारा इतनी सारी चीज़ें डिजिटल नोट्स के माध्यम से आपके व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में भेजता हूं, उन्हें भी देखा करो, समझा करो कि क्या चल रहा हुआ, इन्फ्लेशन कहां जा रही है, लोगों पे पैसा ईएमआई के लिए भरने के लिए है या नहीं है, एनपीए आगे और बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं, सब चीज देखा करो मेरे भाई। डिमांड का क्या है, जो डिमांड आएगी, डिमांड से ही तो सारी ग्रोथ आती है। जो नीचे से डिमांड आती है, चाहे विलेज की डिमांड कह लो, चाहे शहर से डिमांड कह लो, पब्लिक की डिमांड, स्पेंडिंग, खर्चा, पब्लिक खर्चा कर भी रही है, नहीं अभी बचत की आदत पड़ी हुई है। डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, पब्लिक तो डर जाएगी कि अरे पैसा होना चाहिए घर में, आने वाला समय पता नहीं कैसा हो। कहाँ खर्चे करेगी भाई? जब इकोनॉमिक खुली हुई हो, सब कुछ ठीक ठाक सा माहौल हो, तभी खर्चा करने का मन करता है, तभी तो ग्रोथ आएगी। लोग नए नए कपड़े लेंगे, नई नई गाड़ियां लेंगे, सब चीज़ नहीं। अगर इकोनॉमिक ठीक हो, ये कोई वायरस वगैरह ना हो, तभी तो ग्रोथ उत्पन्न होती है। डिमांड की वजह से पब्लिक खरीदेगी, डिमांड आएगी, ग्रोथ बनेगी, माल और ज़्यादा आएगा, और माल लाएगा तो पब्लिक का और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ये प्रोडक्शन ही तो जीडीपी को दर्शाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्हाट्सएप उस पर टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। क्या कहने साहब, ये एफआईडीएस का डाटा था, 381 करोड़ की माल की बिकवाली हुई। एफआई तो बेचेंगे, आज भी बेच के गए होंगे। कल का डाटा मैंने आपको बताया, वो आज भी बेच के गए होंगे माल डेफिनेटली। आज बाजार संभला है, कल गिर जाएगा। 15,854 पे कल बंद हुआ था साहब, ओपन होता है 15,847 पे। 3-4 पॉइंट की, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ। कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लोग भाई ये सोचेंगे हर दिन यही हो रहा था, नीचे आ रहा था फिर ऊपर चला जा रहा था। खरीद लो, स्टूमल पैकेज आया हुआ है, खरीद लिया। उसने आज मारा, देखे कहाँ लो बनाया, 15,758 का बनाया। 15,750 की मेरी रेंज थी, सुबह बता दिया था। रेंज आपको 15,800 से 15,900 दी थी, 15,950। 15,800 टूटेगा, 15,750 आएगा। लो बनता है 15,758 का। एक रेंज हाई देखिए 15,860, यानी कि जहां खुला उससे 13-14 पॉइंट ऊपर जाके साहब निफ्टी हमारा एक लो बनाता है 15,758 का। और साहब 15,795 पे 59 पॉइंट की गिरावट के साथ, 0.38% की गिरावट के साथ निफ्टी हमारा बंद हो जाता है। ये बाजार की कहानी है, सिंपल सा। MACD बोलेंजर मुझे कह रहे थे सर बाजार बढ़ जाएगा, मैं कह रहा था भैया कुछ नहीं बढ़ेगा, ये और गिरेगा। आज गिरा है, कल और गिरेगा। आज बचा लिया इसने 750 बचा लिया। कैश में तो आपने शायद नीचे भी देखा हो 750 से, लेकिन फ्यूचर बच गया है। ये फ्यूचर की बात बता रहा हूं मैं आपको। कल ये भी टूटेगा। कल की रेंज अगर मैं बताऊं आपको 15,650 से 15,850,
नीचे बाजार खुलेगा और वो और नीचे जा सकता है, फिर और ऊपर दिखाएगा, वो जाने की कोशिश करेगा ऊपर, ये ऊपर नीचे करके पुट कॉल दोनों मार लेगा। वो समय होता है आपके पास कि कहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तुरंत एग्जिट। जैसे हिमाद्री लिया था साहब आज 58.50 के आसपास, लगा बाजार गिरने वाला है, तुरंत एग्जिट, कोई लालच नहीं। समझदारी में ही साहब बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ स्टॉक मार्केट में। समझदार बनिए, इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कीजिए, हाई लेवल पे फंसिए मत बिल्कुल भी। बाजार इस समय हाई वैल्यूएशन पे है, ओवरबॉट कैटेगरी में है, सब कुछ मैंने आपके सामने बता दिया है। रिलायंस का पूरा हाल, बाजार का पूरा हाल, एफआईआई के दिमाग में क्या चल रहा है, बिकवाली, सब कुछ आप जान चुके हो। अब भी अगर आप बाय करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी कुछ नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।